बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, ईवीएस का। ये पार्ट 3 है, इससे पहले मैं पार्ट 2 करा चुकी हूँ और पार्ट 1 भी। परितंत्र परितंत्र क्या है? वर्तमान, हम इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। वर्तमान संसाधनों का उपयोग कैसे करें, परितंत्र की संरचना और कार्य, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक क्या होते हैं, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, प्रकृति में विभिन्न चक्र, जल, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऊर्जा कैसे संचालित होते हैं, परितंत्र अनुक्रमण क्या है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल और परितंत्रीय पिरामिड क्या है, परितंत्र के विभिन्न प्रकार, विभिन्न परितंत्रों की विशेषताएं, संरचना और कार्य, परितंत्र का ह्रास क्यों होता है। फर्स्ट टॉपिक है परितंत्र की अवधारणा। परितंत्र एक विशेष और पहचान योग्य भूदृश्य वाला क्षेत्र होता है। क्या होता है? परितंत्र एक विशेष पहचान योग्य वाला भूदृश्य वाला क्षेत्र होता है, जैसे वन, चरगाह, रेगिस्तान, दलदल या तटीय क्षेत्र। परितंत्र की प्रकृति उसकी पहाड़ियों और पहाड़ मैदानों, नदियों, झीलों, तटीय क्षेत्रों या द्वीपों जैसी भूगोलिक विशेषताओं पर आधारित होती हैं। ये कहाँ पर आधारित होती हैं? पहाड़, मैदान, नदियाँ, झीलों, तटीय क्षेत्रों के जैसे भूगोलिक विशेषताओं पर आधारित होती हैं। जलवायु की दशाएं भी उसे नियंत्रित करती हैं, जैसे उस क्षेत्र में धूप की मात्रा, तापमान और वर्षा की मात्रा। भूगोलिक, जलवायु और मिट्टी संबंधी विशेषताएं उसके अजैविक घटक होते हैं। ये विशेषताएं ऐसी दशाएं पैदा करती हैं जो उन पेड़ों, पौधों और प्राणियों के समुदाय को सहारा देती हैं। क्या करती हैं? ये विशेषताएं ऐसी दशाएं पैदा करती हैं जो उन पेड़ों, पहाड़ियों और प्राणियों के समुदायों को सहारा देती हैं, जिनको उन विशेष दशाओं में विकास की प्रक्रिया न पैदा किया है। परितंत्र की जीवित भाग को उस जैविक घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जैविक घटक कहते हैं। परितंत्रों के स्थलीय और जलीय में विभाजित किया जाता है। ये पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के निवास की दो प्रमुख दिशाएं हैं। क्या हैं ये? दो प्रमुख दिशाएं हैं। किसी क्षेत्र के सभी प्राणियों, पशुओं और पक्षियों और पेड़ पौधों के समुदायों में रहते हैं। वे अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से अपने अजैविक पर्यावरण से और आपस में भी अंतःक्रिया करते रहते हैं। पृथ्वी पर जल, थल और वायु एक ऐसे छोटे भाग में ही जीवन संभव है। विश्व के सतह पर पृथ्वी का पतला सा ऊपरी भाग, जिसमें जल, थल और वायु आते हैं, जीवमंडल कहलाता है। पृथ्वी का पतला सा भाग ऊपरी, जिसमें जल, स्थल, थल और वायु आते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीवमंडल कहलाता है वो। उपवैश्विक सतह पर इसे जैव भूगोलिक परिमंडलों में बांटा जाता है। उदाहरण के लिए यूरेशिया पोलरियार्टिक परिमंडल है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, जिसका भारत एक बड़ा भाग है। क्या है? भारत एक बड़ा भाग है। ओरिएंटल परिमंडल है, उत्तरी अमेरिका नेरियाटिक परिमंडल है, दक्षिण अमेरिका नियोटिपिकल परिमंडल है, अफ्रीका इथोपियो परिमंडल है और ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियाई परिमंडल है। राष्ट्र या राज्य के स्तर पर जैव भूगोलिक क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्र या राज्य के स्तर पर जैव भूगोलिक क्षेत्र होते हैं। भारत में अनेक सुस्पष्ट भूगोलिक क्षेत्र हैं। हिमालय, गंगा का मैदान, मध्य भारत का पठार, पश्चिमी और पूर्वी घाट, पश्चिम का अर्धुष्ट रेगिस्तान, दक्कन का पठार, तटीय पट्टियाँ तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भूगोलिक रूप से सुस्पष्ट। इन क्षेत्रों में प्रत्येक में ऐसे पौधों और प्राणियां हैं जो क्षेत्र विशेष परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल चुके हैं। क्या कर चुके हैं? अपने को ढाल चुके हैं। और भी स्थानीय स्तर पर ले तो हर क्षेत्र में ढांचागत और प्रक्रियात्मक दृष्टि से पहचान योग्य परितंत्र है, जैसे विभिन्न प्रकार के वन, चरगाह, नदियों के जलग्रहण क्षेत्र, डेल्टाओं की मैंग्रोव, दलदलें, सागर तट, द्वीप आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। इनमें हर एक विशेष पौधों और प्राणियों का आवास होता है। परिभाषा: किसी क्षेत्र में प्राणियों और पौधों का जीवंत समुदाय और साथ में पर्यावरण के अजैविक घटक जैसे मिट्टी, हवा, पानी और परितंत्र कहते हैं। टॉपिक: संसाधनों का उपयोग। अधिकतर परंपरागत समाजों ने अपने संसाधनों का निर्वहनीय उपयोग किया है। संसाधनों के उपयोग में असमानता तो हर समाज में रही है, पर संसाधनों
के एक बड़े भाग का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या अत्यंत सीमित रही है। लेकिन हाल के वर्षों में समृद्ध समाज में धनी लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। क्या है? धनी लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण संसाधनों के उपयोग में असमानता एक गंभीर समस्या बन चुकी है। जंगलों से प्राप्त इमारती लकड़ी और जलावन लकड़ी जैसे अनेक संसाधनों को अतीत में निर्वहनीय ढंग से हासिल किया जाता था, पर पिछली सदी में ये तरीका पूरी तरह बदल चुका है। आर्थिक शक्ति संपन्न वर्ग जंगल की पैदावारों का अत्यधिक उपयोग करने लगे हैं, जबकि जंगलों में रहने वाले लोग गरीब होते चले गए हैं। इसी तरह सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं ने नहर वाले क्षेत्रों को समृद्ध बनाया है, जबकि पानी की निरंतर आपूर्ति के लिए नदी पर निर्भर रहने वाले लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। सभी प्रकार के संसाधनों का समतामूलक वितरण इस समस्या का समाधान है। समुदाय के लोगों के बीच संसाधनों का अत्यधिक समानतामूलक वितरण प्राकृतिक परितंत्रों पर पड़ने वाले दबावों को कम कर सकता है। परितंत्र की संरचना एवं कार्य। हर परितंत्र का एक जैविक और अजैविक भाग होता है जो परस्पर संबंधित होते हैं। इस पारस्परिक संबंध को समझने के लिए अपने चारों ओर के गंभीर अवलोकन करना आवश्यक है। एक परितंत्र के अजैविक घटक जलीय की मात्रा, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक यौगिक तथा जलवायु की दशाएं जो भौगोलिक दशाओं और स्थानों पर निर्भर होती हैं। एक परितंत्र के जीवित प्राणियों को उनके आवासों से अलग नहीं किया जा सकता। पौधों के जीवन के जैविक घटक में हवा, पानी और मिट्टी, रहने वाले अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु और ताजे या खारे पानी के शैवालों से लेकर वनों के विशाल दीर्घ जीवी पेड़ तक आते हैं। पौधे अपनी वृद्धि के लिए सूरज की ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं और इस तरह परितंत्र में उत्पादकों का नाम करते हैं। प्राणी जगत के अजैविक घटकों में सूक्ष्म कीटाणुओं से लेकर छोटे कीड़े मकोड़ों तक तथा मछलियाँ, जलथल लचारी प्राणियों, रेंगने वाले प्राणियों, पक्षियों और स्तनपायी तक आ जाते हैं। मनुष्य पृथ्वी पर पौधों और प्राणियों की 18 लाख प्रजातियों में केवल एक है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। हर जीवित प्राणी किसी न किसी तरह एक दूसरे प्राणियों पर निर्भर है। पौधे शाकभक्षी पशुओं के भोजन होते हैं और फिर ये पशु मांसभक्षी पशुओं के भोजन बनते हैं। इस तरह परितंत्र में खाद्य के अनेक स्तर होते हैं। कवक जैसे अनेक प्राणी मित्र प्राणियों और अजैव पदार्थों पर ही जीवन के लिए निर्भर होते हैं। पौधे परितंत्र के उत्पादक होते हैं क्योंकि वे सूरज की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। जंगलों में ये पौधे पादप जीवन के समुदाय बनाते हैं। समुद्र में ऐसे प्राणियों में छोटे शैवालों से लेकर बड़े समुद्री घास तक शामिल हैं। शाकभक्षी प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता है क्योंकि वे उत्पादकों के सहारे जीते हैं। जंगल में ऐसे प्राणी होते हैं कीड़े मकोड़े, जलथल लचारी सरीसृप पक्षी और स्तनपायी। उदाहरण के लिए शाकभक्षी प्राणियों में खरगोश, हिरन और हाथी पौधे वे घास चरते हैं या पेड़ों के पत्ते खाते हैं। चरगाहों में काला हिरन जैसे प्राणी घास खाते हैं। अर्धशुष्क क्षेत्रों में चिकारा या भारतीय हिरन जैसी प्रजातियां होती हैं। समुद्र में छोटी मछलियां शैवालों और दूसरे पौधों पर जीवित रहती हैं। बड़ी मछली जैसे छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। शेर जैसे छोटे छोटे जानवरों को इजीली खा लेता है। इसी तरीके से कौवा भी छोटे छोटे कीड़ों को खाता है। और इसी तरीके से हम पौधे जैसे हाथी घोड़े घास खाते हैं, इसी तरीके से ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। यही एक परितंत्र है। और भी ऊंचे खाद्य स्तर पर मांसभक्षी प्राणी या द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं जो शाकभक्षियों को खाकर जीवित आकर। हमारे जंगलों में ऐसे मांसभक्षी बाघ, चीता, गीदड़, लोमड़ी और कुछ जंगली बिल्ली हैं।
समुद्र में मांसभक्षी मछलियाँ दूसरी मछलियाँ या समुद्री प्राणियों को खाती हैं। समुद्र में रहने वाले प्राणियों में आकार के हिसाब में अति सूक्ष्म प्राणियों से लेकर व्हेल जैसे विशाल स्तनपायी शामिल हैं। अपघटक या मित्रभक्षी कीड़े मकोड़े जीवाणुओं को कवक जैसे छोटे प्राणी होते हैं जो मृतक कार्बनिक सामग्री को और छोटे कणों में और अतः सरल पदार्थों में विघटित करते हैं, जिनसे पौधे पोषण प्राप्त करते हैं। इस तरह अपघटन की प्रकृति की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इसके बिना सभी पोषक तत्व मृत पदार्थों में फंसे रहेंगे और किसी भी नए जीवन का जन्म नहीं होगा। अगर हम ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगी तो नए जीवन का भी जन्म नहीं होगा। अधिकांश परितंत्र बहुत जटिल होते हैं और उनमें विभिन्न प्रजातियों के प्राणियों की भारी संख्या शामिल होती है। प्रजातियों से समुद्र उष्ण परितंत्रों में जैसा कि हमारे देश में पाया जाता है, कुछ प्रजातियां बहुत आम होती हैं, जबकि अधिकांश प्रजातियों के प्राणी अपेक्षाकृत थोड़े होते हैं। पौधों और प्राणियों के अधिकांश प्रजातियां अत्यंत दुर्लभ होती हैं और कुछ ही स्थानों पर पाई जाती हैं। इन्हें इन क्षेत्रों के स्थानिक कहते हैं। जब मनुष्य के क्रियाकलाप इन परितंत्रों के संतुलन को बदलते हैं तो ऐसे फेरबदल से अक्सर कुछ विशिष्ट प्रजातियों का विलोप हो जाता है। अगर वे प्रजातियां स्थानिक हों और उसका वितरण बहुत व्यापक ना हो तो वे हमेशा के लिए नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। हर परितंत्र में अनेक परस्पर संबंध व्यवस्थाएं होती हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। ये है जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऊर्जा चक्र। जहाँ हर परितंत्र इन चक्रों से नियंत्रित होता है, वही परितंत्रों की जैविक अजैविक विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। परितंत्र के सभी प्रकार उसके पौधों और प्राणियों की प्रजातियों की वृद्धि और पुनर्जन से किसी न किसी प्रकार संबंधित होते हैं। इन परस्पर संबंध प्रक्रियाओं को अनेक चक्रों के रूप में दिखाया जा सकता है। ये सभी प्रक्रियाएं सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर होती हैं। सभी प्रक्रियाएं क्या होती हैं? एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वायु में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्राणी सांस लेने के लिए इस ऑक्सीजन पर निर्भर होते हैं। क्या है? हम भी ऑक्सीजन पर निर्भर होते हैं। जल चक्र वर्षा पर निर्भर है, जो पौधों और प्राणियों के जीवन के लिए अनिवार्य है। ऊर्जा का चक्र पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में भेजता है, जिस पर पौधों का जीवन फूलता है। इन जीवन चक्रों में के समुचित कार्यकलाप से हमारे अपने जीवन का गहरा संबंध होता है। अगर मानव के क्रियाकलाप से इन जीवन चक्रों में उलटफेर होता रहा तो पृथ्वी पर मानव जाति जीवित नहीं रहेगी। ये जल चक्र नेक्स्ट पॉइंट वीडियो में करेंगे हम। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।